बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 बीजी व्यंजकों को गुणा कैसे करते हैं। बीजी व्यंजकों का गुणन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो गुणनफल निकालना है एक पदी। देखो क्या लिखा हुआ है, एक पदी, यानी कि एक पद वाले का एक पद वाले के साथ गुणा। ठीक है, देखो एक पद वाले का एक पद के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, एक एक ही पद है। फिर हम क्या सीखेंगे, एक पदी का द्विपद से, समझ रहे हो बात, एक पदी का द्विपद से गुणा कैसे करते हैं। फिर क्या सीखेंगे, द्विपद का द्विपद से। तो तीन टाइप के सवाल होंगे। ठीक है, एक तो एक पद का, एक पदी का एक पदी से, एक पदी का द्विपदी से, फिर द्विपदी का द्विपदी से। द्विपद बोलते हैं उसको, द्विपद का द्विपद से। ठीक है, यानी कि द्विपद माने जिसमें दो पद है। ठीक है, तो यहां पर कैसे हम गुणा करते हैं, देखिए हल। पहला वाला पार्ट है 4,7 पी। ठीक है, तो इनको गुणा करना है हमको। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 4 × 7 पी। तो हम क्या करते हैं, अचर को अचर से गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें चर क्या है, पी है। समझ रहे हो बात, इसमें चर है ही नहीं, पहले वाले पद में अचर ही अचर है। ठीक है, तो अचर को अचर के साथ गुणा कर देते हैं। तो सच को 28 पी हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है ऋण 4 पी गुणा, कॉमा लगा रखा है। तो चलो एक बार सवाल भी उतार लेता हूं। ऋण 4 पी, 7 पी। तो हम इसका गुणनफल निकालना है हमको। क्या निकालना है, गुणनफल, यानी कि गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, ऋण 4 पी को 7 पी से गुणा करेंगे। तो बच्चों हमको क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट में ऋण 4 पी और 7 पी का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, ऋण 4 पी गुणा 7 पी। ठीक है, हम क्या करेंगे, चर को चर के साथ गुणा करेंगे और अचर को अचर के साथ। ठीक है, ऋण 4 किससे गुणा होगा, 7 से, और गुणा पी किसके साथ गुणा होगा, पी से। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये समान पद भी कहलाते हैं। देखो यहाँ भी पी की घात कितनी है, 1 है। यहाँ भी पी की घात क्या है, 1 है। तो जब भी हम चरों को गुणा करते हैं ना बच्चों, तो उनकी घातों को जोड़ते हैं। ठीक है, पता है ना ये बात, क्योंकि घातांक के नियम लगते हैं वहां पर। क्या लगते हैं, घातांक के नियम। तो ये कितना आ जाएगा, ऋण 28 पी गुणा पी कितना होगा, यही इंपॉर्टेंट बात है। देखो घातांक का नियम क्या बोलता है, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। ठीक है, गुणा करने में देखो 2a नहीं बन रहा है, p गुणा p 2p नहीं होता है। इस बात को अपने दिमाग से पहली बात हटा दो। कई बच्चे 2p बोल रहे थे ना, ऐसी गलती हम करते हैं। जो शुरू में सीखते हैं तो ऐसा दिमाग में आता है। 2p कब आता है, जोड़ने में आता है। p में p जोड़ेंगे तो 2p आएगा, जबकि p को p से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, घातों को जोड़ेंगे तो p की घात 1 धन 1 बराबर 2। यहां पर देखिए ऋण गुणा धन ऋण, पूर्णांकों के चिन्हों का भी गुणा करना आपको आना चाहिए कि ऋण गुणा धन क्या होता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ऋण 28 पी की घात 2। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, ऋण 4 पी और 7 पी क्यू। ठीक है, तो हम जब गुणा करेंगे, गुणनफल क्या निकालना है हमको, गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4 पी गुणा 7 पी क्यू। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात। पहले ऐसे लिखेंगे, अब चर को चर, अचर को अचर के साथ। अचर क्या है, ऋण 4, यानी कि गुणांक। जो गुणांक यहाँ पर अचर भी नहीं बोलेंगे, गुणांक है। तो p का गुणांक क्या है, ऋण 4। तो ऋण 4 किससे गुणा हो जाएगा, 7 से, और गुणा p
गुणा पी गुणा क्यू, ऐसे करके लिख दो सबको। समझ रहे हो बात? अब ये जो दोनों हैं इनको क्या बोलते हैं बच्चों? समान पद बोलते हैं। समान पद का मतलब दोनों पी वाले हैं ना, और ये कैसा है? ये असमान है। क्यू अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चर हो गया। तो समान जो चर होंगे उन्हीं को हम गुणा कर सकते हैं, समान चरों को, यानी कि पी के साथ ही गुणा होगा, पी क्यू के साथ गुणा नहीं होगा। यहां पर हम धातु को नहीं जोड़ेंगे पी और क्यू के, लेकिन पी और पी गुणा हो जाएंगे। ऐसे 4 और 7 भी गुणा हो जाएंगे। ऋण गुणा धन चिन्ह किसका आएगा? ऋण का। सच को 28 पी गुणा पी क्या हो गया? पी की घात 2, और क्यू को ऐसे ही लिख देंगे, तो यह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? अब अगला देखिए, थर्ड पार्ट यहां पे बना देता हूं, यहां पे बना देता हूं। कौन सा वाला? चौथा वाला, चौथा वाला भाग। 4 गुणनफल सीधे लिख दूं, गुणनफल सीधे लिख देता हूं, ठीक है। सवाल यहां पर है 4 पी की घात 3 गुणा, देखो यहां पर ऋण वाला बाद में आ रहा है, ठीक है। कभी भी यदि ऋण वाला बाद में आता है बच्चों, तो उसको किस में लिखा जाएगा? कोष्टक में लिखा जाएगा। बिल्कुल सही बताया, क्योंकि यदि मैं कोष्टक नहीं लगाऊंगा, खाली ऋण 3 पी लिखूंगा, तो ये गलत माना जाता है। देखो 2 चिन्ह ऐसे खुले में कभी नहीं आते, ठीक है। तो ऋण वाले को हम क्या लिखेंगे? हमेशा कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब गुणांकों को गुणा करेंगे। इसका पी की घात 3 का गुणांक क्या है? 4। 4 किससे गुणा हो जाएगा? ऋण 3 से। और पी की घात 3 किससे गुणा हो जाएगा? पी से। पी की घात 3 किससे गुणा हो जाएगा? पी से। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? ये बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। तब ये कितना हो जाएगा? धन गुणा ऋण, ऋण 4 12। अब यहां पर पी की घात कितनी है बच्चों? यहां तो 3 है, यहां पर कितनी है? 1 है। तो गुणा करने में घातों को जोड़ना है, यदि आधार क्या है? समान है। आधार समान का मतलब पद समान है, यानी कि ये पी है तो ये भी पी है, आधार समान है ना दोनों का। तो गुणा करने में कितना हो जाएगा? पी की घात 4 हो जाएगी। बिल्कुल सही, ऋण 12 पी की घात 4, तो यह उत्तर हो गया। सारी बात समझ में? ये कि कितना होगा बच्चों? यहीं पर मैं बता देता हूं। इसको 0 से गुणा करना है, ठीक है। गुणनफल क्या निकालना है हमको? गुणनफल 4 पी को 0 से गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा? 0। किसी भी संख्या को हम यदि 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा उत्तर क्या आता है? 0 आता है। तो 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है उत्तर। ठीक है, समझ आ गई बात? तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि एक पदी का द्विपद से गुणन कैसे करते हैं। ठीक है, यह है एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन। यहां पर आप क्वेश्चन यदि देखेंगे तो देखो, पहला पार्ट में निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक व्यंजकों का होगा, का नहीं, यहां पर के नहीं होगा। निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक व्यंजकों का गुणन कीजिए। इनको व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजी व्यंजक। तो पहला क्या है इसमें? 4p, ये कॉमा लगा हुआ है, q धन r। देखो इसमें कितने पद हैं? कितने पद हैं? एक। इसको एक पदी बोलते हैं। पद हमेशा किससे अलग होते हैं? धन या ऋण चिन्ह से। याद रखिए इस बात को, गुणा या भाग के चिन्ह से पद अलग नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए 4p है तो कितने पद हुए? इसमें 2 पद नहीं हुए। 4p के साथ क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो एक ही पद कहलाएगा। समझ रहे हो बात? और ये इसमें कितने पद हैं? 2 पद है। ये क्या है? q धन r है ना, यानी कि एक पद इसका क्या है? q है, और दूसरा पद क्या है? धन r है। समझ रहे हो बात? इसलिए एक पदी का द्विपद, द्विपद माने ये 2 पद है, से गुणन।
वो कैसे करते हैं। सारे सवाल ऐसे ही हैं। देखो ये एक पदी है, ये द्विपद है, ये द्विपद है, ये एक पदी है। समझ रहे हो बात। कहीं पर द्विपद आगे भी हो सकता है, एक पद बाद में भी हो सकता है। तो करना उसी तरीके से पड़ेगा हमको। ठीक, तो कैसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो हल सबसे पहला वाला पार्ट लेंगे, ठीक है, 4p कॉमा q धन r। तो इनका क्या निकालना है बच्चों, हमको गुणनफल निकालना है, इनको गुणा करना है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखने का तरीका सीखना है। अब यहां पर कैसे लिखेंगे इसको, यहां पर 4p गुणा q धन r लिखूंगा मैं। क्या ये सही है? हाँ, क्या गलत है इसमें बताओ। हाँ, क्या कर रही है? देखो यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं ना खाली, तो इसका मतलब 4p सिर्फ किससे गुणा हो रहा है, q से हो रहा है। धन r तो अलग छूट गया ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, r से थोड़ी हुआ। इसको मेरे को इस पद को इस पद से पूरे से गुणा करना है। इस बात को ध्यान से सीख लो, यहां पर ध्यान से समझिए। तो इसलिए हम q धन r को किस में लिखेंगे बच्चों, यहां पर कोष्टक में लिखेंगे। आगे बात समझ में, पहली बात तो यह करना है आपको। अब इससे पता चल रहा है कि यह वाला इस पूरे से गुणा हो रहा है। ठीक, अब गुणा कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले ये वाले इस वाले पद को इससे गुणा करेंगे। ठीक, देख लो 4p को किससे गुणा करेंगे, q से। ठीक, कर दिया, इससे इसको गुणा कर दिया। अब इसको किससे गुणा करना है, इससे भी करेंगे। समझ रहे हो बात, दोनों को करेंगे। पहले वाले पद को कर दिया, पहला वाला पद क्या है, q, तो 4p गुणा q। समझ रहे हो बात। फिर 4p से किसको गुणा करेंगे, धन r को भी गुणा करेंगे। ठीक है, चिन्ह सहित बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कभी यहां पर ऋण भी होगा आगे को, तो इसलिए चिन्ह का विशेष ध्यान देना होता है। तो इसका चिन्ह भी धन है, इसका भी धन है, तो चिन्ह किसका आएगा, धन का ही। ठीक है, और 4p किससे गुणा होगा बच्चों, r से। तो जब हम एक पदी का द्विपद से गुणा करते हैं, तो जो हमारा उत्तर आता है बच्चों, वो द्विपद में आता है हमेशा। किस में आता है, द्विपद में आएगा उत्तर। तो देख ले, यहां पर भी दो पद बन रहे हैं। 4p को q से, एक पदी का एक पदी से, यह हम सीख चुके हैं इससे पहले वाले में। अब क्या बन गया, एक पदी का एक पदी से, एक पदी का एक पदी से। समझ रहे हो बात। 4p को q से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या है, असमान पद है। असमान पद गुणा होंगे नहीं होंगे, तो ये क्या रहेगा, pq ही रहेगा, 4pq। ठीक है, समझ में आ गई बात। और यहां पर ये भी असमान है, 4pr, तो गुणा करके ये उत्तर आ जाएगा। तो यही मेरा उत्तर है। समझ रहे हो, समझ आ रही नहीं आ रही बात। अब इनको हम जोड़ भी नहीं सकते ना, समझ रहे हो, क्यों नहीं, क्योंकि ये असमान पद है। यहां पर जो चर है मेरा वो pq है, यहां पर क्या है, pr है। तो pq में pr कैसे जुड़ेगा, जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है। क्योंकि यदि यहां पर भी pq होता तब मैं इसको जोड़ सकता था, तब 8pq हो जाता है। लेकिन r होने की वजह से हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं। मेरी बात आ गई समझ में। अब सेकंड वाला पार्ट देखेंगे हम। देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या है, ab को किससे गुणा करना है, ab को किससे गुणा करना है बच्चों, a माइनस b से। सॉरी, या हम यह बोल सकते हैं कि ab को a माइनस b से गुणा करना है। ठीक है, तो एक तो मेरा क्या है, ab है, दूसरा क्या है, a माइनस b है। तो हम क्या लिखेंगे, नीचे हम गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल लिखेंगे ऐसे। गुणनफल बराबर हम क्या लिखेंगे, ab गुणा कोष्टक में a माइनस b। अब चाहो तो तुम यहां पर गुणा नहीं भी लगा सकते हो। यदि कोष्टक लगा दिया ना बच्चों मैंने, इसको कहीं पर ऐसे भी लिखा होगा ab कोष्टक में a माइनस b, तो इसका मतलब भी गुणा ही हो रहा होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि यदि कोष्टक लगा दिया है तो इसका मतलब यहां पर बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का ही है। याद रखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात होती है। इस चीज को भी समझ लेना है आपको। ठीक है,
क्योंकि कोष्टक जहां से लग गया तो बाहर से गुणा, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक, आप लगा भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब देखिए, अब गुणा करना है तो सबसे पहले ए बी को किससे गुणा करेंगे? ए बी को किससे गुणा करेंगे? जल्दी बताओ। ए से, पहले वाले पद से। ए बी गुणा ए, यही है समझने का असली। समझ रहे हो? फिर ए बी को किससे गुणा करेंगे? ऋण बी से। याद रख लो, ए बी को ऋण बी से गुणा करेंगे, चिन्ह सहित, इसलिए बोल रहा हूं मैं। अब चिन्ह लगेगा सबसे पहले, धन का चिन्ह लगेगा या ऋण का चिन्ह लगेगा। ठीक है, ये आपको पकड़ना है। तो ए बी का चिन्ह क्या है बच्चों? धन। ए बी का चिन्ह क्या है? धन। कोई चिन्ह है ही नहीं ना आगे से, तो जब कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह होता है? धन का। और बी का चिन्ह क्या है? ऋण। तो धन गुणा ऋण, धन गुणा ऋण क्या होता है? ऋण होता है। तो इसलिए यहां पर ऋण चिन्ह लग जाएगा पहले। आगे बात समझ में? ये बात सीख लो, फिर गलती करोगे बाद में। अब ए बी को किससे गुणा करेंगे? बी से। ठीक है, अब बी से चिन्ह पहले लगा दिया मैंने, अब ए बी को बी से गुणा कर दिया। तो सबसे पहले चिन्ह गुणा होंगे। समझ रहे हो बात? सबसे पहले चिन्ह गुणा होंगे। यहां पर जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि इसका भी धन था, इसका भी धन था, तो चिन्ह तो धन ही आना था। लेकिन यहां पर जरूरत पड़ी क्योंकि इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है। तो सबसे पहले हम चिन्ह लगाएंगे कि चिन्ह क्या आएगा। तो चिन्ह भी गुणा होंगे, इसलिए हमने चिन्हों का गुणा सीखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब आसान सी बात है। ठीक है, अब मैं देखो, ए किसके साथ गुणा होगा? ए के साथ ही होगा। समझ रहे हो? और यहां पर देखिए बी किसके साथ गुणा होगा? बी के साथ, क्योंकि हम आधार जिनके समान हैं उन्हीं को गुणा कर सकते हैं। घातांक के नियम किन पर लगते हैं? कब लगते हैं? जब आधार समान होते हैं। आधार क्या हुआ? देखो, जब मैं लिखता हूं कि a की घात m, तो इसमें आधार क्या है? इसको आधार बोलते हैं। a को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? घात। घातांक भी बोलते हैं इसको, घात भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये घात है, ये आधार है। तो आधार समान जब होते हैं, देखो जो अभी मैंने सूत्र लिखा ना, a की घात m गुणा a की घात n वाला, तो उसमें दोनों के आधार क्या हैं? a है। अब वो आधार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन समान होने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे आप, a गुणा a। देखो आप गुणा करके लिख लो। ठीक है, a को आगे कर लिया हमने। आगे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? किस नियम से? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम से हम आगे कर सकते हैं, क्योंकि गुणन की संक्रिया जो होती है क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। गुणा बी, ऋण ए गुणा बी गुणा बी, कोई चिन्ह नहीं है बीच में, तो गुणा का ही चिन्ह होता है। ठीक है, तो अब ये a गुणा a क्या हो गया? a वर्ग। a गुणा a क्या हो गया? a वर्ग, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है। तो गुणा करने में हम घातों को जोड़ते हैं, 2a नहीं लिखेंगे कभी भी, इस बात को समझ लो। a धन a 2a होगा। तो गुणा और धन में तो अंतर है ना, गुणा करने में और जोड़ने में अंतर है ना, है नहीं है? तो a वर्ग b ऋण a b की घात 2, इसकी घात भी 1 है, इसकी भी 1 है, 1 और 1 2। तो आपको ऐसा नहीं करना है उतारते समय। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो गया है। अब इससे आगे कर सकते हैं इसको। क्या ये घटेंगे? नहीं घटेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी समान पद नहीं है। देख लो, ये क्या है? a वर्ग b है, और ये क्या है? a b वर्ग है। देख लो, अलग अलग हैं। घात के हिसाब से देखो ना, यहाँ पर a की घात 2 है, यहाँ पर a की घात 1 ही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहाँ b की घात 1 है, यहाँ b की घात कितनी है?
2 है, तो क्या मैं इनको घटा सकता हूँ? नहीं घटा सकता हूँ, क्योंकि ये अलग पद माना जाता है। ए वर्ग बी अलग चीज है, ए बी वर्ग अलग चीज है। समझ रहे हो? दोनों समान नहीं है, समान पद नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? समान पदों को ही जोड़ या घटा सकते हैं, इसलिए हम इसको यहीं तक कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते इसको। एक सवाल और करता हूं मैं इसमें, फिर बाकी आपको करने हैं 2 पार्ट, ठीक है? आप करके लाएंगे। ये तीसरा वाला पार्ट भी बता देता हूं मैं। क्यों बता देता हूं? क्योंकि इसमें ए धन बी पहले है, ए धन बी पहले है, और गुणा करना है किससे? किसको? 7a वर्ग b वर्ग, इनको गुणा करना है। समझ रहे हो बात? इससे पहले क्या था? एक पदी आगे था, द्विपद पीछे था। समझ रहे हो? इसमें द्विपद आगे है और एक पद पीछे है। हालांकि हम क्या कर सकते हैं? इसको आगे भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम 7a वर्ग b वर्ग को आगे लिख सकते हैं, a धन b को बाद में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रम विनिमय नियम के कारण। क्योंकि गुणा यदि हमको करना है तो गुणा करने में हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है वहां पर। लेकिन कभी माना ऐसी स्थिति हो तो उसमें भी नहीं घबराना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। इसको आगे कर दिया मैंने, इसको पीछे कर दिया, द्विपद को आगे कर दिया, एक पद को पीछे कर दिया। तब भी ठीक उसी तरीके से गुणा करना है। कैसे करना है? सबसे पहले इसके पहले वाले पद से, इसका पहला वाला पद क्या है? ए से किसको गुणा करेंगे? 7a वर्ग b वर्ग को, ठीक है? अब यहां तो सब चिन्ह किसके हैं? कौन से चिन्ह हैं? सब धन के, पॉजिटिव साइन के हैं ना सारे। ए का चिन्ह भी धन है, बी का भी धन है, 7a वर्ग b वर्ग का भी क्या है? चिन्ह धन है, जो अपना चिन्ह है उसका वो धन है, ठीक है? बाकी ये तो गुणा करना है मुझे, इसका चिन्ह लेकिन धन है ना 7 का, तो इसलिए यहां पर चिन्हों का कोई लफड़ा नहीं है। तो जो भी उत्तर आएगा वो धन में ही आएगा। तो a को 7a वर्ग b वर्ग से गुणा करेंगे पहले, फिर b को, धन b को भी किससे गुणा करेंगे? 7a वर्ग b वर्ग को, ठीक है? समझ आ गई नहीं आई बात? अब 7 तो आगे आ जाएगा, a को a वर्ग से गुणा करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ, a को a वर्ग से गुणा करके a की घात 3 गुणा b की घात 2, ठीक है? समझ में आ गई बात? धन यहां पर 7 आगे आ जाएगा, यहां भी 7 है। a वर्ग के लिए कोई नहीं है यहां पर दूसरा, b को b वर्ग से गुणा करेंगे, b की घात 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये तुम पूछोगे कि इन दोनों भी जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि ये समान पद नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहां पर a की घात 3 है तो यहां a की घात 2 है, देख लो, इसलिए। समझ रहे हो? यदि यहां भी a की घात 3 होता और b की घात 2 होता तब हम इसको जोड़ देते, तब वो समान पद हो जाते। क्योंकि घात अलग अलग होते हैं ना बच्चों, तब भी वो समान पद नहीं होते हैं। a अलग पद है और a वर्ग क्या है? अलग पद है, इनको हम जोड़ नहीं सकते। गुणा तो हो जाएंगे क्योंकि इनके आधार समान है, लेकिन हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक घात वाला है और ये कितनी घात वाला है? 2 घात वाला। ऊपर से नहीं देख रहे हो? ऊपर से 2 घात लगी है ना, तो ये समान पद नहीं कहलाते हैं। ये एक ही घात a है, 1 है, एक ही घात 2 है, ये गुणा तो हो जाएंगे लेकिन जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर 1 की घात 3 है, यहाँ 1 की घात 2 है, इसलिए ये नहीं जुड़ सकते। तो यही मेरा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों अब हम सीखेंगे द्विपद का द्विपद के साथ कैसे गुणा करते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हमने सीखा एक पदी का एक पदी के साथ गुणा, फिर एक पदी का द्विपद के साथ गुणा, अब द्विपद का द्विपद के साथ गुणन।
तो जब हम द्विपद का द्विपद के साथ गुणन सीखेंगे तो उसमें जो हमने दोनों सीखे हैं उनका भी इस्तेमाल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल होगा वो आपको समझना है। यहाँ पर द्विपद क्यों बोल रहे हैं, देखिए इससे पहला पार्ट है, देखिए 2x धन 5 गुणा 4x ऋण 3, ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं, एक तो 2x, दूसरा धन 5, तो कितने पद हो गए, 2। यहाँ भी कितने पद हैं, 4x पहला पद, ऋण 3 दूसरा पद, तो यह भी द्विपद हो गया। तो द्विपद का द्विपद के साथ गुणा, तो इसको कैसे गुणा किया जाता है बच्चों, देखिए जरा सा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका पहला पद लेते हैं। पहला पद क्या है इसका, 2x को इस पूरे से गुणा करते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको तो गुणा ही माना जाएगा। 4x ऋण 3, 2x को 4x ऋण 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो किस चीज का चिन्ह है, गुणा का ही है, ठीक है। धन, अगला दूसरा पद क्या है इसका, पहला पद इसका 2x है, दूसरा पद क्या है, धन 5, तो धन 5 से 4x ऋण 3, तो 4x ऋण 3 को यहाँ भी लिखा है, इसके साथ भी 4x ऋण 3 गुणा होगा। समझ लो, हर सवाल ऐसे ही होगा, इसका इसके साथ गुणा, धन दूसरे पद का इसके साथ गुणा। ये बात समझ में आ गई। अब ये सवाल किस में बदल गया, किस में बदल गया है, एक पद का द्विपद से गुणा। देखो ये इसमें बदल गया ना, ये एक पद है, ये कितने हैं, द्विपद। तो इससे पहले जो हमने सीखा एक पदी का द्विपद के साथ गुणा, उसमें बदल गया आगे, ठीक है। अब अंदर गुणा करेंगे, अब ब्रैकेट खुलेगा, ये 2x जो है इसके साथ पूरे के साथ गुणा होगा, यानी कि 2x किसके साथ गुणा होगा बच्चों, 4x के साथ भी गुणा होगा और ऋण 3 के साथ भी गुणा होगा, ठीक है। मेरी बात आ गई समझ में। तो हम कैसे लिखेंगे, 2x गुणा 4x, ठीक है। अब सबसे पहले ये तो दोनों धन चिन्ह के थे, अब ये धन चिन्ह का है या ऋण चिन्ह का है, तो धन गुणा ऋण क्या होता है, ऋण। तो सबसे पहले चिन्ह लगाए थे, 2x गुणा 3, समझ में आ गई नहीं आई बात। 2x को 4x से गुणा कर दिया, फिर 2x को 3 से भी गुणा कर दिया, और साथ में चिन्ह भी गुणा हो गया। क्लियर बात। ऐसे ही सेम यहां भी करना है। धन, इसका भी चिन्ह धन है, इसका भी धन है, तो जो गुणा करने पर जो उत्तर आएगा उसका चिन्ह भी धन में ही होगा। तो 5 गुणा 4x, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये धन चिन्ह का है, ऋण चिन्ह का है, तो धन गुणा ऋण, ऋण। 5 गुणा कितना, कितना, जल्दी बताओ, 5 गुणा 3, ऋण तो लगा दिया ना यहां पर, यह तभी मैं पूछ रहा हूं प्रेजेंस ऑफ माइंड। यदि आप कहीं खोए रहोगे तो आप नहीं बता पाओगे, जो बच्चे का बिल्कुल ध्यान होगा ना यहाँ पर वही बता पाएगा। तो 5 से पहले इसके पहले पद को गुणा किया, 5 गुणा 4x, फिर धन 5 से किसको गुणा किया, ऋण 3 से, तो धन गुणा ऋण, ऋण चिन्ह पहले लगा दिया हमने ऋण का, अब खाली 5 को 3 से गुणा कर देंगे, चिन्ह लग चुका है ना, समझ रहे हो बात। अब ये कितना आएगा देखिए, 2 चको 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चको 8, x गुणा x, x की घात 2, ठीक है। ऋण 2 गुणा 3 6, 2 3 6 होता है, पीछे से x। ऐसे यहां पर धन 5 गुणा 4 20, 5 को 20 x, ऋण पतिया 15। आगे बात समझ में। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि क्या कोई समान पद भी हैं जिनको हम जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि इनमें समान पद कौन कौन है, जल्दी बताओ। समान पद वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। ऋण 6x और धन 20x समान पद है, क्यों, क्योंकि इनमें x x वाले हैं, समझ रहे हो बात। ये अलग टाइप का है, ये समान नहीं है इनके,
समझ रहे हो? तो जो समान पद होते हैं बच्चों, इनको हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये समान पद है, यानी कि इनमें चर समान है और उसकी घात भी बराबर है। यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या होगा? देखिए यहाँ पर और करना पड़ेगा आगे। 8x वर्ग ऋण 6x धन 20x कितना होगा? अभी बताओ। ऋण 6x धन 20x कितना होगा? सर 20x 26x। जल्दी बताओ। गलत। अच्छा, कैसे चिन्ह है दोनों के? कैसे चिन्ह हैं? हाँ, 16x होगा। समझ रहे हो बात? क्यों? क्योंकि विपरीत चिन्ह है। चिन्ह देखो बच्चों, जोड़ने घटाने में कभी भी चिन्ह को देखो। यदि समान चिन्ह है तभी जोड़ेंगे, यदि विपरीत चिन्ह है तो हमेशा घटाएंगे। तो इसका चिन्ह ऋण का है, इसका धन है, तो विपरीत चिन्ह हुए ना, तो घटाएंगे। 20 में से 6 घटाएंगे 14। और चिन्ह किसका आता है? हमेशा बड़ी संख्या का। बड़ा कौन है? 20। इसका चिन्ह क्या है? धन। तो धन 14x बोलना था आपने तुरंत। ऋण 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नहीं कर सकते हम इसको आगे। क्यों? क्योंकि ये x वर्ग वाला पद है, ये x वाला है, और इसमें तो x है ही नहीं। समझ रहे हो? अचर पद बोलते हैं इसको। इसको क्या बोला जाता है? अचर पद बोलते हैं इसको। ठीक है, ये x वर्ग वाला, x वाला तो इनके तीनों कैसे पद हैं? असमान। तो असमान पदों को हम जोड़ या घटा नहीं सकते, यानी कि ये मेरा क्या हो गया? फाइनल उत्तर हो गया। अब देखिए बच्चों, इसका एक पार्ट और देखेंगे हम। सेकंड वाला यहाँ पर छप गया है। y ऋण 8 और 3y ऋण 4, इनको गुणा करना है। तो सेम तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसके पहले पद से इस पूरे को गुणा करेंगे, 3y ऋण 4। ठीक है, फिर इसके दूसरा पद क्या है? ऋण 8 चिन्ह सहित, 3y ऋण 4। ठीक है, समझ में आ गई बात? पहले वाले पद से इस पूरे को गुणा किया, फिर दूसरे वाले पद से भी इस पूरे को गुणा किया। ठीक, अब अंदर गुणा करेंगे। y को y गुणा 3y। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसे भी लिखा होता है। देखो, धन y गुणा ऋण 4। y का चिन्ह क्या है? धन है, तो y गुणा ऋण 4 ऐसे भी लिख सकते हो आप। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? ऋण 8 गुणा 3y, समझ में आ रही बात? ऋण 8 गुणा ऋण 4। देखो आगे बात समझ में। अभी मैंने चिन्ह को गुणा नहीं किया, मतलब में जैसे मैंने पिछले सवालों में चिन्हों को भी साथ साथ गुणा कर दिया था ना, तो यहाँ पर मैंने कोई भी चिन्ह अभी गुणा नहीं किया, सीधे गुणा करके लिखा है बस। तो इससे भी बड़ी आसानी होती है, इससे गलती नहीं होती है। ऐसे आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? हमने क्या किया? y को 3y से गुणा किया, y को ऋण 4 से गुणा कर दिया अंदर, फिर ऋण 8 को 3y से गुणा किया, फिर ऋण 8 को ऋण 4 से गुणा कर दिया। ये तो करना है। मेरी बात आ रही समझ में? तो y को 3y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? बताओ जल्दी। y को 3y से गुणा करके 3 आएगा आगे से, y की घात 2। ठीक है, धन गुणा ऋण ऋण। देखो अब चिन्ह को भी एक गुणा कर रहा हूं मैं इस स्टेप में। धन गुणा ऋण ऋण। 4 को y से गुणा करेंगे 4y, यह ऋण चिन्ह का है। 8 3 24 y। ठीक है, ऋण गुणा ऋण धन, 8 चको 32। ठीक है, अब इसमें समान पद कौन से हैं? ये वाला और ये वाले समान पद हैं। ठीक है, तो इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो 3y वर्ग ऋण 4y ऋण 24y कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 28y। हाँ, ऋण 28y, उन्होंने सही बोला, चिन्ह सहित बोलते हैं। ऋण 28y धन 32। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इसमें सब पद अलग अलग हैं। ये y वर्ग वाला है, ये y वाला है, ये 32, इसमें y है ही नहीं।
ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए बच्चे एक क्वेश्चन और करते हैं हम, थर्ड पार्ट इसका। 2.5L ऋण 0.5M गुणा 2.5L धन 0.5M। ठीक है, तो इसको कैसे गुणा करेंगे हम? तो सबसे पहले इसका पहला पद क्या है इसका? 2.5L। तो पहले पद से इस पूरे को गुणा करेंगे। 2.5L धन 0.5M। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसका दूसरा पद कौन सा है? ऋण चिन्ह सहित 0.5M से इस पूरे को गुणा। 2.5L धन 0.5M। ठीक है, आगे बात यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2.5L को पहले पद को, ये पहला जो बाहर है इससे पहले पद को गुणा करेंगे। 2.5L किससे गुणा होगा? 2.5L से ही गुणा होगा। ठीक, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर चिन्ह का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि सब धन चिन्ह के हैं, तो चिन्ह धन का ही आएगा। 2.5L गुणा 0.5M। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखिए, अब इधर भी सेम वही करना है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह ऋण का है बाहर से, तो इसलिए ऋण 0.5M गुणा 2.5L। तो इससे इस पद को गुणा करेंगे पहले। अब देखिए यहाँ पर ये ऋण है, तो ऋण गुणा धन क्या होता है? ऋण गुणा धन क्या होता है? ऋण ही होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ऋण, ठीक है, 0.5M गुणा 0.5M। ठीक है, आगे बात समझ में दिख रहा है ना? इस वाले पद को इस वाले पद से भी गुणा करेंगे। ये चिन्ह मैंने कलर क्यों बदला? क्योंकि ये वाला कलर इसमें कम दिख रहा है, इसलिए मैंने एक ग्रीन कलर कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पर इतना लंबा है, अब इनको गुणा करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब 2.5 को 2.5 से गुणा करना है, तो दशमलव का गुणा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 25 गुणा 25 कितना होता है? 25 का वर्ग। कोई बच्चा जानता है? 25 का, क्योंकि हम वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर सीख चुके हैं, तो 25 का वर्ग कितना होता है? ये कितना होगा? अगर दशमलव को हम हटा देना तो ये क्या बन रहा है? 25 गुणा 25 बन रहा है। चलो नहीं आता है तो हम करके देखते हैं। देखिए 2.5 को 2.5 से ऐसे गुणा करेंगे यदि नहीं आता है तो। ठीक है, 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, इसके बाद जोड़ देते हैं 5 2 6, तो 625 होता है। तो जब भी हम गुणा करते हैं, गुणा करते समय हम दशमलव का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जब हमारा उत्तर आ जाता है तो अब इसमें दशमलव लगता है। तो यहाँ पर दशमलव कहाँ पर लगेगा? सब है, बिल्कुल यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ दशमलव एक अंक यहाँ अंदर है, यहाँ एक अंक यहाँ अंदर है, तो कुल 2 अंक अंदर। तो कितना आएगा मेरा? 6.25 L गुणा L। देखो L भी L से गुणा होगा। ये तो मैंने किसको गुणा किया? 2.5 को 2.5 से गुणा किया। समझ रहे हो बात? अब L L से गुणा होगा तो कितना आएगा? L की घात 2। आगे बात समझ में। बस ऐसे ही गुणा करते जाना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर, ये धन का ही है, ये भी धन के हैं सारे, तो धन पहले चिन्ह में पहले ही लगा चुका हूं, 5L है, तो धन। 25 पंचे कितना होता है? 2.5 को 0.5 से गुणा करना है, तो 25 पंचे कितना होता है बच्चों? 125 होता है। और दशमलव कहाँ लगेगा? 2 अंक अंदर लगेगा। देख लो, एक अंक यहाँ अंदर है, एक अंक यहाँ अंदर है, तो 1.25 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? और यहाँ क्या आ जाएगा? L और M, LM हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग चर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए किस चिन्ह का होगा? माइनस चिन्ह का। तो ऐसी 25 पंचे 125 यहाँ भी होगा, और यहाँ भी दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ से एक अंक अंदर, यहाँ से भी एक अंक अंदर, तो कुल 2 अंक अंदर लग जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? M
एल। समझ रहे हो बात? क्या हो जाएगा? एम एल। एम गुणा एल क्या हुआ? एम एल। अब यहां पर देखिए ऋण 25 दशमलव कहाँ लगेगा? 2 अंक अंदर, तो कहाँ लगेगा? यहां पर लग जाएगा 2 से पहले। 0.25 एम गुणा एम। एम गुणा एम कितना होगा? एम की घात 2। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? यहां पर आप शून्य भी लगा सकते हो आगे से, ऐसे 0.25 एम वर्ग। ठीक है, अब देखो यहां पर समान वाले पद हैं, समान पद हैं। ये एल एम है, ये एम एल है। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं, तो गुणा क्या करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहां पर एम एल को क्या लिख सकता हूं मैं? एल एम लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं नहीं? लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर? सॉरी, यहाँ एल की घात 2 है, ये कट गया था, मिट गया था मेरे से। तो 6.25 एल की घात 2 धन 1.25 एल एम ऋण 1.25। ये इसको भी मैं एल एम लिख सकता हूँ। एम एल को क्या लिख सकता हूँ? एल एम लिख सकता हूँ। एल को आगे लिख सकता हूँ, एम को बाद में लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस 0.25 एम की घात 2। तो ये क्या हो गया बच्चे? 0 हो गए। देख लो, ये कट गए ना। क्यों? क्योंकि ये भी 1.25 है, ये भी 1.25 है। और कैसे चिन्ह है? दोनों विपरीत चिन्ह है, तो क्या हो जाएंगे? घट के क्या हो जाएंगे? 0। समझ में आ रही बात? 1.25 एल एम है, नीचे ये भी क्या है? ऋण 1.25 एल एम है। तो 1.25 एल एम, इसका चिन्ह धन का है, इसका चिन्ह ऋण का है। समझ रहे हो बात? तो समान इनके गुणांक बराबर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही काट दिया। ये बात आ गई समझ में? तो अब कितना आ जाएगा ये देखिए, बचा क्या? 6.25 एल की घात 2 ऋण 0.25 एम की घात 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा।